हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक करना ना भूलें। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखक है सहयोगिता। आप उनकी स्टोरी प्रतिलिपि ऐप पर देख सकते हैं। प्यार का नाता 10 अनंत की वाहियात हरकत। अब तक आपने पढ़ा। कार्तिक बोला कि उसे पाप धोने के लिए सारी रात एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी होगी। उधर नयांश ने लेट आने पर कार्तिक की क्लास तो दूसरी तरफ अनंत ने नील की। रात में निर्भय ने एक भयानक सपना देखा जिसके चलते नयांश ने उसे खूब छेड़ा। अब आगे डाइनिंग टेबल पर सभी बड़े लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विश्वजीत बीच वाली कुर्सी पर थे। उनके एक तरफ कुमुदिनी थी तो दूसरी तरफ अनुराग रूपाली उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तीनों सपूत अब तक आए ही नहीं थे। कुमुदिनी ने फिर से विश्वजीत को ज्योतिषी चित्रसेन की बात याद दिलाकर कहा, आपको मेरी बात माननी ही होगी वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कैसी जिद है कुमुद? हम कितनी बार समझा चुके हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वजीत परेशान होकर बोले। अनुराग को नाश्ता सर्व करती रूपाली कहने लगी, काश आप जो कह रहे हैं वही सच हो, लेकिन फिर भी मन में चिंता तो रहती ही है ना। अगर कल को कुछ हो गया तो? जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है बहू। जिसकी मौत जिस पल लिखी है वो उसी पल होगी। कोई उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। विश्वजीत स्पष्ट शब्दों में बोले। ये सुनकर कुमुदिनी कहने लगी, मान ली आपकी बात, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जानबूझकर अपने बच्चे को मौत के मुहां में धकेल दें। गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि किसी स्त्री के साथ उसका विवाह हो ही नहीं सकता। तो फिर पुरुष ढूंढ लो ना, प्रॉब्लम क्या है? नयांश वहां आते हुए बोला और कुमुदिनी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे देख विश्वजीत का पारा हाई हो गया। अनुराग उसे चुप कराते हुए बोले, तुम चुप रहो नयांश, बड़े बात कर रहे हैं ना। घंटा बात कर रहे हैं। नयांश बेपरवाही से बुदबुदाया और कुमुदिनी की प्लेट में रखा पराठा उठाकर खुद के मुंह में ठूंस लिया। तब तक निर्भय भी आ गया, लेकिन वो डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं आया और सीधा बाहर जाने लगा। ये देख रूपाली उसे रोकते हुए बोली, नीरू बेटा, नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, मैं आज लेट हो गया हूँ, बाहर ही कुछ खा लूंगा। वो जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। उसे देख नयांश मस्करी वाले अंदाज में उसे छेड़कर बोला, धीरे चलो भैया वरना दर्द ज्यादा होगा। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। निर्भय ने उसे गुस्से में घूरा तो सब उससे पूछने लगे, किस बात का दर्द? सपने का। नयांश मुंह दबाकर हंस दिया। निर्भय गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो रूपाली उसे रोकते हुए बोली, अब तुझे देर नहीं हो रही, लेकिन माँ वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है तेरे साथ, तू जा, मैं खाना भिजवा दूंगी। रूपाली ने जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर भेज दिया। उसके बाद वो वहां आकर नयांश के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, क्यों परेशान करता है उसे? क्योंकि जब वो परेशान होकर चिढ़ते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। नयांश ने हंसकर जवाब दिया, जिसे सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और रूपाली ने भी हंसकर उसके सिर पर फिर से चपत लगा दी। अनुराग उससे बोले, तू बस इसे ही परेशान कर सकता है क्योंकि कार्तिक को तेरे वश में आने वाला नहीं। उस पगले से तो मुझे ज्यादा मतलब भी नहीं है। वो अपनी दुनिया में मस्त, मैं अपनी दुनिया में मस्त। नयांश ने कहा। बिल्कुल सही कहा भाई, आप अपनी दुनिया में ही रहो और मुझे अपनी दुनिया में ही रहने दो। कार्तिक वहां आते हुए बोला। उसे देख नयांश उन सब से बोला, पूछो इससे कल ये कहा था? कॉलेज 5 बजे बंद होता है और ये पंडित जी रात के 8 बजे घर में घुसे थे। अभी तो कह रहे थे कि आपको मुझसे मतलब नहीं, फिर आपको मेरे टाइम पर घर आने की चिंता क्यों? कार्तिक ने आंखें उचकाकर पूछा। चिंता क्यों नहीं होगी? तेरी वजह से कल को अगर बाबा का नाम डूब गया तो, है ना बाबा? नयांश ने विश्वजीत की तरफ देखकर कहा, जो पहले से ही उसे घूर रहे थे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। विश्वजीत अपनी सख्त आवाज में बोले, खुद तो सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो और बाहरी गुंडों से पिटते रहते हो, वो कम से कम तुम्हारी तरह मार खाने के काम तो नहीं करता। इस बात पर कार्तिक को बहुत हंसी आई। अनुराग, रूपाली और कुमुदिनी भी धीरे से हंस दिए। उन सबको हंसता देख नयांश अपने मन में बोला, हंस लीजिए मुझ पर, लेकिन जिस दिन मेरी सच्चाई पता चलेगी ना, आप सब मुझ पर गर्व करेंगे, बिकॉज आई एम अ सीबीआई ऑफिसर नयांश शेखावत। सीबीआई ऑफिसर नयांश शेखावत या बिजनेस टाइकून रुद्रांश कुमावत। गिरगिट की तरह रंग बदलने में नंबर 1, चेहरा एक नाम अनेक। शीशे के सामने रेडी हो रहा अनंत खुद में ही ये बस बड़बड़ा रहा था। वो नयांश और रुद्रांश को लेकर कंफ्यूज था और उसे गिरगिट की उपाधि दे रहा था। वाओ ब्रो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, नील वहां आते हुए बोला। अनंत ने उसकी तरफ देखा तो नील उसकी ब्लू शर्ट की तरफ देखकर कहने लगा, ये कलर आप पर बहुत सूट करता है। अनंत ने उस शर्ट पर नजर डाली और खुश होकर बोला,
अब मेरी मासी लेकर आई हैं तो सूट तो करेगा ही, उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या मुझ पर सूट करेगा। ये कहकर वो अपने बालों को सेट करने लगा। नील थोड़ा सोचते हुए बोला, वैसे ये कलर बिग ब्रो का फेवरेट है और ये शर्ट भी उन्होंने ही पसंद की थी आपके लिए। ये सुनकर अनंत अपने बाल सेट करते हुए रुक गया और उस शर्ट को देखकर गुस्से में बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने बटन खोलने चाहे तो नील ने हंसकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं ब्रो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ये मासी ही लाई थी। हा 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 हा। अनंत ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोला, उस खडूस की बात भी मत किया कर मेरे सामने। ये देख, नील बच्चों की तरह मासूमियत से बोला, ऐसा क्यों ब्रो? मुझे समझ नहीं आता कि आप उनसे इतना चिढ़ते क्यों हो। कितने अच्छे तो हैं वो, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको उनसे? अगर मैं तुझे हर बात में तेरे दोस्तों वैदिक और शमन से कंपेयर करूं तो तुझे कैसा लगेगा? अनंत की ये बात सुनकर नील थोड़ा सोचकर बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ भी बचपन से यही होता आया है। हमारे डैडी जब देखो, शांतनु ऐसा है, शांतनु वैसा है, तुमसे तो वही अच्छा है। उसने हमेशा ही क्लास में टॉप किया है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये काम उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। अनंत की ये बात सुनकर नील बोला, लेकिन इसमें बिग ब्रो की क्या गलती? वो थोड़े ही कहते हैं डैड से ऐसा बोलने के लिए। वो भले ही नहीं कहते, लेकिन मुझे फिर भी उस खडूस पर बहुत गुस्सा आता है और अब तो उसकी साइड लेना बंद कर, वरना तुझे और उस खडूस को इतने शौक लगाऊंगा कि शोक सभा बुलानी पड़ जाएगी। आप बुलाते रहो शोक सभा, मैं तो चला कॉलेज। ये कहकर नील उसके कमरे से बाहर निकल गया। कुमुदिनी जी मंदिर आई हुई थी। वो कार से उतरकर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से कोई उनके गले में पहनी सोने की चेन लेकर भाग गया। अरे मेरी चेन, कोई पकड़ो उसे! कुमुदिनी चिल्लाई। कुछ लोग उस चोर के पीछे भागे। उस चोर ने वो चेन अपनी पॉकेट में डाल ली और भागता रहा। आगे जाकर वो किसी से टकरा गया। उसने उससे सॉरी कहा और आगे भाग गया। जिससे टकराया था वो शांतनु ही था। उसने बड़ी ही से उस चोर की पॉकेट में से वो चेन निकाल ली थी। कुछ लोग उस चोर के पीछे भाग गए। सामने से कुमुदिनी भी धीरे धीरे भागते हुए आ रही थी। शांतनु जल्दी से उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए बोला, रुकिए अम्मा जी, ये लीजिए आपकी चेन। उसने वो चेन उनके हाथ में थमा दी। कुमुदिनी उस चेन को देखकर बहुत खुश हुई और शांतनु के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। पर तूने उस चोर से ये चेन छीनी कैसे? वो तो भाग गया था। शांतनु हल्का सा हंसकर बोला, हमने छीनी नहीं बल्कि उसकी पॉकेट में से चुपचाप निकाल ली है ने। कुमुदिनी हैरान रह गई। हैरान मत होइए अम्मा जी, हम तो पुलिस वालों की जेब काट ले, फिर ये चोर क्या चीज है? ये सच बोल रहा है अम्मा जी। कई बार आपके पोते की जेब काटी है, चाबी चुराई है। उसकी बात पर कुमुदिनी तो हैरानी भरी मुस्कान सजाए उसे देखती ही रह गई। उन्होंने अपनी अब तक की जिंदगी में ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा था। उसकी मुस्कुराहट ही गजब की थी, जिसके आकर्षण में कोई भी बंध जाए। ऊपर से उसकी बातें तो ऐसी थी जो किसी का भी दिल छू ले। अम्मा जी का दिल तो छू लिया, दिल के डॉक्टर। पोते के दिल का क्या? कॉलेज में प्रिंसिपल के केबिन में नील, वैदिक और शमन सिर झुकाए प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। क्लब में इन्हें स्कैन कर रही उन दो आंखें ने ही इनकी शिकायत कर दी थी और इस वक्त भी वो आंखें उस केबिन में बनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। आंखें प्रिंसिप उन तीनों से अपनी सख्त आवाज में बोले, शर्म नहीं आती तुम तीनों को? कॉलेज आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और तुम्हारी शिकायत आने लगी। 12th पास करने के बाद बच्चे कॉलेज में आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। हाँ। वो तीनों एकदम चुप थे। उन्हें लग रहा था कि पंडित जी ने शिकायत कर दी है। उन्होंने तो सोचा था कि जल्दी पंडित जी से माफी मांग लेंगे, लेकिन पंडित जी तो उन्हें कहीं दिखे ही नहीं। तभी कार्तिक भी वहां आ रहा था। उसने जब उस प्रिंसिपल के केबिन की खिड़की पर सोना को खड़े देखा तो असमंजस में पड़ गया। उसने भी उसके पीछे खड़े होकर देखा तो अंदर नील, वैदिक और शमन को प्रिंसिपल बुरी तरह डांट रहे थे। तुम लोग वहां गए तो गए, अपने टीचर को भी साथ ले गए। यही संस्कार दिए हैं माँ बाप ने? खिड़की के पास खड़ी सोना उन्हें डांट पड़ता देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और मन में बोल रही थी, इस नील के आने से मेरा अग्नि मुझसे दूर होने लगा है। अब पता चलेगा इसे। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन अग्नि को पसंद करती थी, लेकिन अग्नि को नील पसंद आ गया, इसलिए सोना ने ऐसा किया। उसने इन तीनों को क्लब में कार्तिक के साथ देखा और प्रिंसिपल से शिकायत कर दी ताकि नील और उसके दोस्तों को अच्छे से डांट पड़ जाए। वो खिड़की के पास खड़ी थी और इस बात से अनजान थी कि पीछे कार्तिक भी खड़ा है और अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया और वहां से हटकर सीधा केबिन में चला गया। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, उसने प्रिंसिपल से कहा। सुप्रभात, उन्होंने भी कहा।
कार्तिक ने नील, वैदिक और शमन की तरफ देखा। उन तीनों ने भी उसे एक नज़र देखकर फिर से अपना सिर झुका लिया। प्रिंसिप ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, सॉरी कार्तिकेय, इन तीनों की वजह से कल आपको बहुत परेशानी हुई। अरे इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं, और ये तीनों तो कल ही हमसे क्षमा मांग चुके थे, पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, हमने तो इनकी उल्लाहना की ही नहीं आपसे, फिर आपको ये सब पता कैसे चला? कार्तिक ने उनसे पूछा। ये सुनकर नील, वैदिक और शमन भी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि अब तक तो उन्हें लग रहा था कि पंडित जी ने ही शिकायत की होगी। सेकंड ईयर की लड़की सोना ने प्रिंसिपल ने साफ साफ बता दिया। खिड़की के पास खड़ी सोना तो ये सुनकर घबरा गई और फटाफट वहां से खिसक गई। नील अपने दांत पीसते हुए धीमी सी आवाज में बड़बड़ाया, उस काले कौए की जोड़ीदार। शमन ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराया। दादाजी कहते हैं ऐसी स्थिति में चुप रहना ही बेहतर है। पहले बार इसके दादाजी कुछ सही बोले हैं, वैदिक ने भी कहा। इधर कार्तिक प्रिंसिपल से कहने लगा, अरे अब छोड़िए ना प्रधानाचार्य जी, बालक हैं ये, हो गई गलती, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करोगे ना? उसने उन तीनों से पूछा तो उन तीनों ने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। फिर प्रिंसिपल भी कुछ सोचकर बोले, ओके, अगर आपने इन्हें माफ कर दिया है तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। अब जाओ तुम तीनों यहां से। नील, वैदिक और शमन खुश होकर उस केबिन से बाहर निकल आए। पंडित जी सच में बहुत अच्छे हैं, शमन बोला। वैदिक भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, और इतनी अच्छाई हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर शमन और नील असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगे। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? नील उससे पूछने लगा। वैदिक ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन में हाथ फंसाया और बोला, हमने उन्हें इतना परेशान किया, ब्रह्मचर्य भी तुड़वा दिया, उन्हें हमारी वजह से सारी रात एक पैर पर भी खड़ा होना पड़ा, फिर भी उन्होंने हमें माफ कर दिया, ऊपर से प्रिंसिपल से भी बचा लिया। कुछ तो चक्कर है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये सब तेरा ही चक्कर है। उसने नील को देखकर शरारत से आंखें उचका दी। नील ने चिड़चिड़ाकर उसका हाथ हटाया और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ वो और कहाँ मैं? इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। पीछे से शमन भी वैदिक से कहने लगा, वो सही बोल रहा है, कहाँ पंडित जी और कहाँ वो? वैसे भी वो धर्म कर्म में ध्यान लगाने वाले इंसान हैं, प्यार मोहब्बत से उन्हें क्या लेना देना? वैदिक उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, तेरे दादाजी भी तो धर्म कर्म में ध्यान लगाने वाले इंसान हैं, क्या उन्होंने कभी प्यार नहीं किया था, शादी नहीं की थी? अब मेरे दादाजी कहाँ से बीच में आ गए? अच्छा, तू अगर उन्हें बीच में लाए तो आ सकते हैं, मैं अगर लाऊं तो नहीं आएंगे, वैदिक ने कहा। ये सुनकर शमन को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। उसकी ये हंसी देखकर वैदिक भी हंस दिया। यहाँ नील कॉलेज के कॉरिडोर में चला जा रहा था, तभी उसे सामने से सोना जाते हुए दिख गई। उसे देख नील को बहुत तेज गुस्सा आया और वो गुस्से में दंदनाते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके पास पहुंचने ही वाला था कि कोई उसका मुंह बंद कर उसे उठाकर साइड में ले गया। उसने नील को दीवार से सटा दिया था। नील ने सामने देखा तो कार्तिक ही था। उसे देख नील हैरत भरी फटी आंखों से उसे देखने लगा। कार्तिक ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया तो नील कहने लगा, आप मुझे इस तरह क्यों ले आए? कार्तिक ने इधर उधर देखा और शांत लहजे में बोला, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो मैं क्या करूं? नील चिड़चिड़ाकर गुस्से में बोला, इस क्रोध को शांत करो बालक, और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये क्रोध किस बात पर आ रहा है। कार्तिक ने उससे पूछा, उस चुड़ैल ने हमारी शिकायत की और मैं गुस्सा भी ना करूं? उस चुड़ैल, हमारा तात्पर्य, उस बालिका ने कुछ अनुचित तो नहीं किया, उसने तो जो देखा वही सब प्रधानाचार्य जी को बता दिया। अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही थी ना? क्या तुमने हमें परेशान करने के उद्देश्य से वो सब नहीं किया था? नील थोड़ा झुंझलाकर बोला, एक तो आप इतनी भी शुद्ध हिंदी मत बोला कीजिए, आधी मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। ये सुनकर कार्तिक को हल्की सी हंसी आ गई, जिसे देख नील चिड़चिड़ाते हुए बोला, अब हंसना बंद कीजिए, और मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उसने हाथ जोड़े तो कार्तिक ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, अब इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो तुम्हें कब का क्षमा कर दिया। ये सुनकर नील नासमझी भरी सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा और बोला, एक बात बताइए मुझे, आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और मासूमों के ऊपर मेहरबानी तो करनी ही चाहिए, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा और उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को हल्के से सहला दिया। नील ने नजरें ऊंची कर उसे देखा और कार्तिक अपना हाथ हटाकर वहां से चल दिया। नील उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसकी बातों को याद कर अपने आप ही उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। इधर माइथ्री हॉस्पिटल के लैब में पुलिस ने छापा मारा।
काफी मात्रा में गैर कानूनी नशीले पदार्थ वहां से बरामद हुए। लैब में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों से भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। वो जिस तरह हड़बड़ा रहे थे उससे तो उन पर पूरा शक किया जा सकता था। इसलिए निर्भय ने कहा, तुम लोगों की तो थाने में अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी, तब जाकर अपना मुंह खोलोगे तुम लोग। उनमें से दो ने तो भागने की भी कोशिश की, लेकिन मुकुलदास और कानूराम ने उन्हें पकड़ लिया। यहां रेस ना हो रही जो तुम भागने लगे, मुकुलदास ने एक कर्मचारी का पीछे से कॉलर पकड़कर कहा। कानूराम भी एक कर्मचारी को इसी तरह पकड़ निर्भय से पूछने लगा, हाँ तो सर जी, ले चले इन्हें ससुराल? निर्भय ने भी ले जाने का इशारा कर दिया। कानूराम और मुकुलदास अपने साथी हवलदारों के साथ उन कर्मचारियों को पकड़कर ले गए। अब लैब में केवल निर्भय ही रह गया था, जो नीचे फर्श पर गिरे नशीले पदार्थ को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अब क्या तुम इसे ट्राई करने वाले हो? शांतनु की इस आवाज पर निर्भय एकदम से हड़बड़ा गया। शांतनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो निर्भय झट से उससे दूर हो गया। ये देख शांतनु हल्के से हंस दिया। उसे देखकर निर्भय को रात में देखा वो भयानक सपना ही याद आने लगा। अगर तुम प्यार से नहीं माने तो हमें जबरदस्ती करना भी आता है। उसकी ये बात याद आते ही निर्भय ने डर के मारे थूक गटक लिया और वहां से जाने लगा। तभी शांतनु उसका रास्ता रोकते हुए बोला, बिना कुछ कहे ही जा रहे हो, अब क्या बात करना भी गवारा नहीं हमसे? क्या बात करूं आपसे? निर्भय ने डरते हुए ही पूछा। प्यार भरी बात करो हमसे, शांतनु मुस्कुराकर बोला। मुझे नहीं आती प्यार भरी बातें, निर्भय ने चेहरा तिरछा करके कहा। हम सिखा देंगे, शांतनु ने उसके गाल पर हाथ रख चेहरा सीधा किया। सीखने का टाइम नहीं मेरे पास, निर्भय ने उसका हाथ हटा दिया। जब तुम्हारे पास टाइम होगा तब बता देना, हम आ जाएंगे सिखाने, शांतनु ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो टाइम नहीं। ये कहकर निर्भय ने जाने की कोशिश की तो शांतनु उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कल हमने एक सपना देखा था। सपने की बात सुनकर निर्भय की सांसें अटक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें मींच लीं। शांतनु उसके सामने आया और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम हमारे सपने में आए थे? क्यों आया था? निर्भय रोनी सूरत बनाकर बोला, क्योंकि हम सारा दिन तुम्हें ही तो याद करते रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हम जिसे ज्यादा याद करते हैं वही हमारे सपने में आता है। ये सुनकर निर्भय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। और तुम जानते हो कल सपने में क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं सुनना, निर्भय एकदम से चिल्ला दिया, जिसे देख शांतनु असमंजस में पड़ गया। अभी तो हमने कुछ बताया भी नहीं और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कितना बड़ा कांड हो गया हो। हाँ डॉक्टर साहब, कल बहुत बड़ा कांड किया था आपने, मैं इसके लिए आप पर रेप केस करूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा आपको। निर्भय बिना सोचे ये सब बोल रहा था, जिसे सुनकर शांतनु नासमझी भरे भाव से बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? रेप केस करोगे? किसका रेप कर दिया हमने? मेरा। पुलिस ऑफिसर निर्भय शेखावत का रेप किया है आपने, निर्भय उस पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला। ये सुनकर शांतनु कुछ पल तो उसे एकटक घूरता रहा, फिर उसकी उंगली को पकड़कर नीचे करते हुए बोला, लगता है तुम्हें हमारे भाई के ट्रीटमेंट की जरूरत है। व्हाट? निर्भय ने नासमझी भरे भाव से कहा, या तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? अरे हमने तो आज तक तुम्हें एक किस तक नहीं किया। रेप क्या खाक करेंगे? सपना देखा होगा तुमने। ये सुनकर निर्भय को ध्यान आया कि उसने सचमुच सपना ही तो देखा था। ये ध्यान आते ही उसने फिर से रोनी सूरत बना ली, जिसे देख शांतनु मन ही मन हंस दिया और उसके दोनों गालों पर हाथ रख उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोला, नहीं नीरू बेबी, ऐसे रोते नहीं है, हमारा भाई तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करेगा। निर्भय ने चिड़चिड़ाकर उसके हाथ हटा दिए। शांतनु ने उसे और छेने के लिए वो हाथ उसके कंधों पर रख लिए। निर्भय ने तेय मेधा होकर फिर से उन्हें हटा दिया। फिर शांतनु ने कमर पर रख लिए, जिससे निर्भय उछलकर उससे दूर हो गया और गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्या है ये सब? कितनी बार मना किया मैंने, समझ में नहीं आती आपको? शांतनु ने नामे सिर हिला दिया और शरारत से मुस्कुराने लगा। उसकी ये मुस्कान देख निर्भय फटाफट वहां से भाग गया। पीछे खड़ा शांतनु उसकी शक्ल याद कर जोर से हंस दिया। शाम हो चुकी थी। अनंत अपनी कार में था। तभी वो विंटर नाइट क्लब के सामने से गुजरा। उस क्लब को देखकर उसके दिमाग में नील की कही बात घूम गई। सब आपकी तरह थोड़े ही होते हैं जो समय से पहले ही बुढ़े हो जाएं। ये बात ध्यान आते ही अनंत ने अपनी कार रोक दी और उसमें से बाहर निकल आया। वो उस क्लब को देखकर खुद से ही बोला, चलो हम भी देखते हैं, आखिर ऐसा है क्या इस क्लब में। हाँ अनंत बाबू, तुम भी देखो, पिछले सीजन में तुम नहीं जा पाए थे, इसलिए इस बार तुम भी जाओ इस स्वर्ग में जिसे कार्तिक महाराज नर्क घोषित करके चले गए। अनंत अंदर आया और चारों तरफ नजरें घुमाने लगा।
शराब पीकर मस्ती में झूम रहे थे लोग। ये सब देखकर अनंत बोला, तो इसी जगह की तारीफ कर रहा था वो नीला। आज तो घर जाकर सबसे पहले उसे शौक ही लगाऊंगा। उसने मन ही मन नील पर गुस्सा किया और आगे बढ़ गया। डांस फ्लोर पर कुछ लोग म्यूजिक की धुन पर नाच रहे थे और वो डांसिंग गर्ल भी किसी के साथ नाच रही थी। पोकलोस एवरीबडी कम ऑन लेट्स डू ओ बैला ट्रेस्टोस प्यूनो एवरीबडी कम ऑन लेट्स डू ओ बैला। वो डांसिंग गर्ल जिसके साथ नाच रही थी उसे देख अनंत का हाई पारा और भी हाई हो गया। ये पागल छिछोरा। इधर नयांश उस डांसिंग गर्ल के साथ चिपकने की सारी हदें तोते हुए डांस कर रहा था। ले 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 रे ले ले मजा ले, रात का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले, आज का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले। नयांश को इस तरह उस डांसिंग गर्ल के साथ नाचते देख अनंत के जबड़े भिंच गए। इस स्टूपिड डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है? वो छिछोरा किसी के साथ भी नाचे गाए कुछ भी करे, उसकी जिंदगी है। लेकिन नहीं, तू नाच कैसे रहा है यहाँ पर? तुझे नाचने का कोई हक नहीं, इस तरह छिछोरपंथी दिखाने का कोई हक नहीं। ये सब हमारे अनंत बाबू के मन में चल रहा है। लेकिन न सबसे अनजान नयांश बेफिक्र होकर उस डांसिंग गर्ल के साथ नाच रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है, मस्ती है, ले 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 मजा। आज का वक्त अपने साथ साथ है। उसने उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर गोल घुमा दिया और अनंत के कलेजे पर सांप लौट गए। ये सब देखा नहीं जा रहा था उससे और नयांश मजे लूट रहा था। ले 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 रे ले ले मजा ले, रात का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले, आज का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले। अनंत दूसरी तरफ घूमते हुए खुद से ही बोला, मुझे क्या करना? वो जो चाहे करे। ये कहकर उसने मुहा बिचका लिया और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर रुक गया और पलटकर फिर से नयांश की तरफ देखने लगा जिसने अब उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने काफी करीब कर लिया था। डूब डूब जाएं, एक दूसरे में होश ना रहें, यहाँ जरा जरा सा भी किसी को चाहे चाहे जैसे जिंदगी बिताऊं, अपनी मर्जी से यहाँ पे जी रहा हूं मैं तो। देखो उसे देखकर अनंत ने बुरा सा मुहा बना लिया। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और होठों पर चालाकी भरी खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक इंजेक्शन निकाल लिया। जिस तरह पुलिस वाले अपने पास गन रखते हैं उसी तरह हमारे स्टूपिड डॉक्टर अपने पास ये इंजेक्शन रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। वो हाथ में इंजेक्शन लिए मस्ती में झूमता हुआ डांस फ्लोर पर पहुंचा जहां नयांश उस लड़की के साथ मजे ले रहा था। ले 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 रे ले ले मजा ले, रात का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले, आज का जम के मजा ले, ले 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 रे ले ले मजा ले। अनंत नयांश के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। नयांश तो उस लड़की के साथ डांस करने में मग्न था। अनंत ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए मन ही मन कहा, बहुत मजे लूट रहा है, अभी मजा चखाता हूं तुझे। अनंत ने वो इंजेक्शन जोर से नयांश के पिछवाड़े में घुसा दिया। नयांश दर्द से चीख उठा और अनंत जल्दी से उन नाच रहे लोगों की भीड़ में गायब हो गया। वो लड़की भी उसकी चीख सुनकर डर गई और एकदम से उससे दूर हो गई। आसपास नाच रहे पियक्कड़ लोग भी उसकी आवाज सुनकर सहम गए और उससे दूर हो गए, लेकिन फिर दोबारा नाचने लगे। नयांश ने अपने पिछवाड़े को हाथ से सहलाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग नाचने में मग्न थे। वो लड़की फिर से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ आपको? ऐसा लगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। नयांश सहलाते हुए बोला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो इंसान उसे कहीं नहीं दिखा जिसने ये वाहियात हरकत की थी। जारी है, हमारे छिछोरे ऑफिसर के साथ ये वाहियात हरकत करने वाला स्टूपिड डॉक्टर कहाँ गया? पाठ पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा भी लगे जरूर बताना।